हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें MCQs पढ़ रहे हैं ना भौतिक विज्ञान में। तो आज पढ़ेंगे ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी, उसके MCQs, है ना। चलो, 2 पार्ट में कंप्लीट हो गए। तो पहला पार्ट आज पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है क्या? ठोस और सॉरी, ठोस में नहीं, द्रव और गैस में। एक मिनट, इसको थोड़ा सा, एक मिनट में थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ। हाँ, चलो। तो किसके संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? किसमें? गैस और द्रवों में। किसमें? गैस और द्रवों में संवहन द्वारा। द कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में हो सकता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए, आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो अगला देखते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप से पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है। वाष्प द्वारा क्या कारण है? तो इसका कारण है वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, यानी वाष्प में अधिक गुप्त ऊष्मा होती है, ये कारण है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप से पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। भैया, इतनी ही ऊष्मा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत तो उबलते जल से। क्यों? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, पढ़ लिया हम लोग। 1 ग्राम बर्फ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी आवश्यकता होती है? कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता? तो ये 720 की। देखो कैसे। गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी। जल का कैलोरी 80 कैलोरी। अच्छा, जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा 100 कैलोरी। तो कितना हो गया? अब लगाते रहते। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 500, इंपॉर्टेंट है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में वाष्प की परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा 540 कैलोरी ऊष्मा। तो अब देखो कितना हो जाए टोटल। 180 हो गई गुप्त ऊष्मा, 100 प्लस हुई और 540 तो 720 हो गई। ठीक है। देखो 80 तो ये हो गई गलन की गुप्त ऊष्मा 80, और 100 किसकी हो गई? ये वाली किसकी? 0 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाने के लिए तो 180 हो गए, और 540 गुप्त ऊष्मा होती है ना, किसकी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो तीनों मिला के 720। ठीक है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं एक ही पे? तो -40। इंपॉर्टेंट है। देखो एक फॉर्मूला होता है क्या? C-5 = फ़ारेनहाइट -32/9। ये रखना कभी भी, और टेम्परेचर निकालना हो तो निकलेगा। तो इससे देखो निकल रखने से यहाँ -40 रखो किसकी जगह पे? किसकी जगह? फ़ारेनहाइट पे। -40 -32 -72 हो गए। -72 मल्टीप्लाई C बाई, ये 5 उधर पहुँच जाएगा, बाई 9। तो 72 8 में -40 आ गया ना, तो इस तरह से। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान मेल खाते हैं। तो -40 पढ़ लिया हम लोग। चलो, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं? तो -40 पर। इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार पूछा है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? अगर दोगुना करना है तो ये 160 साठ पर होता है। क्यों? देखो, फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड का दोगुना, तो एफ की जगह पे देखो, इसकी C-5/F-32, ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या रखना होगा? अब हमें एफ की जगह 2C रख देना है, दोगुना करना है सेंटीग्रेड का। तो C-5/2C-32/9, तो इसको निकालने से 160 आएगा। 160 सेंटीग्रेड पर, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दोगुना हो जाएगा। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, निकाल के देख लेना कभी, ये फॉर्मूला रख के। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो इसका ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा हो तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें तो 37 प्लस 373 273, तो कितना हो गया? 37 प्लस 273 310। ओके। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान तो वही होगा 310। अभी पढ़े ना। 273 प्लस 37। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर क्या होगा? इसके बराबर तापक्रम क्या होगा? 36.89, है ना। इसको वही फॉर्मूले से निकाल लो यार, ये रहा 36.89 फ़ारेनहाइट सेल्सियस होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है सेल्सियस पे? ये अभी पढ़े ना। 36.9 37, लगभग 37।
फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापक्रम 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में निकालना है, तो वही सूत्र से रख दो। सेल्सियस में निकालने के लिए 93.3 डिग्री सेल्सियस, देखो कैसे निकलेंगे, वही सेम इसी सूत्र में रख दो ना भाई। 200 माइनस 32 भाई, ये सी इधर 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 200 माइनस 32 हो गया, देखो है ना। तो कर लो उसको, कितना हो गया 200 माइनस 168 डिवाइड बाई 9, ये सब रोटली आ जाएगा 9.93.3 है ना, ये होगा। ठीक है, वही वही है सेम। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में, फिर सी की जगह 40 रख दो और फॉर्मूले से निकाल दो, है ना, ये निकल जाएगा 104 फ़ारेनहाइट होगा, 104 फ़ारेनहाइट। ओके, सेम फार्मूला। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट पर, फिर निकाल दो वही 122 होगा, देखो 50 से रख दो, यहाँ 50 रख दिया, 50 से 5 काटा 10 हो गया, 10 बार काटा 90 हो गया, 90 प्लस 132, 90 प्लस 32 122, 122 122 हो गया, सही है। तो ये तो 90 प्लस 32 हो गया, 122 होता है। चलो अगला देखो। हाँ, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट एफ हों, तो सी डैश और ये एफ डैश, यदि सी तथा एफ का संबंध ये है, ये सूत्र दिया है वही, तो एफ और सी का संबंध तो वही से डैश लगा देना बस, और क्या है, तो यही हो जाएगा। एफ इक्वल ये रहा ना, ये वाला है, सी ए वाला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ये होता है फॉर्मूला। और जब जब इसकी जगह पे सी डैश मतलब सी बार या एफ डबल बार हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं। चलो, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में परिवर्तित की जाती है, क्यों? अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, बहुत नीचे जमता है, इसलिए। देखो, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे आता है, जिससे शून्य के काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में बना रहता है, ठोस नहीं बनता है, जमता नहीं है, द्रव रहता है। ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है। देखो, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो कौन होता है? ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकोल एक प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री से घट जाता है, जैसे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में यूज करता है, 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है इसका हिमांक। ठीक है, जल के साथ मिलाने से। परम शून्य ताप किसी भी पैमाने पर आरंभिक बिंदु नहीं, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, मतलब वैसी ताप जिससे नीचे ताप हो नहीं सकता है, वो है परम शून्य ताप। कितना होता है? तो देखो अभी बता दें, परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस तापमान पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य ताप केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस पर कितना हो जाएगी? -273.15 सेल्सियस प्रोवाइड किया जाता है। तो 73 होता है ना केल्विन का मान, एक केल्विन का मान, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो 0 डिग्री केल्विन मतलब कि भैया -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? पदार्थ का घनत्व घटा देता है। देखो, किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा उसके आयतन का अनुपात होता है, यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। गर्म करने पर किसी पदार्थ का आयतन में वृद्धि होती है, आयतन बढ़ता है, उसका घनत्व घट जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ़, एंटीमोनी, बिस्मिथ, पीतल आदि गलने पर आयतन सिकुड़ता है, इनके आयतन सिकुड़ते हैं। इस प्रकार ये ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते हैं, तैरते हैं। अच्छा, समय की दृष्टि से दो वक्रों पी तथा क्यू का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव के नीचे आरेख दिया। मतलब देखो, ये क्या है, एक आरेख है, देख लो एक बार आरेख को। इसमें क्या दिया है? ये पी और क्यू दिए, पी क्यू दिए, ये समय दिया है टाइम, ये टाइम मतलब ऐसे बढ़ रहा है टाइम, और ये तापमान दिया टेम्परेचर 100 डिग्री तक ले जाने में। तो देखो इसमें क्या है, देखो ये जो पी है ये लगातार एक स्पीड से बढ़ रहा है ना, लेकिन क्यू क्या किया है, पहले नीचे है लेकिन एकदम पी से पहले 100 डिग्री पे पहुंच जाता है। देख रहे हो, क्यू जो है पी से पहले 100 डिग्री पे पहुंच जाता है ना, क्यू पहुंच रहा है पहले। तो क्या आपके ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगा दो। चलो देखते हैं। हाँ जी, देखो कौन सा, तापन प्रक्रिया में पी तथा द्रव पी क्यू की तुलना में ज़्यादा उष्णतर है। नहीं, ऐसा नहीं है। तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रव ताप किसी समय एक स्थान पर नहीं रहे हैं यार, एक ये भी गलत है। पी तथा क्यू की तुलना में ताप क्यू की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तेज़ी से पहुंचा, नहीं, क्यू पहले पहुंचा, ये सही है, डी सही है। देखो इसमें दिया गया है कि भाई क्यू जो है ना, पी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल्दी पहुंचा है, बस वो देखना है, वक्त देख के लगाना है ना, कुछ नहीं।
थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? क्या है? तापमान को स्थिर रखता है। देखो, थर्मोस्टेट यथेष्ट तापमान हेतु तापमान को नियंत्रित स्थिर रखने का कार्य करता है, यानी इससे ऊर्जा की बचत होती है, मतलब तापमान को समान बनाए रखता है। कौन? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट संबंधित है किससे? तापक्रम से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। सी ऑप्शन, स्वनियंत्रित। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर बनाया जा सकता है, जो चाहते हैं ना वही बना रहेगा। ठीक है। ताप स्थायी, स्थिर बनाए रखने का साधन है किसको? टेम्परेचर को, ताप को। भी हो गया। चलो अगला देखो, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान बनाए रखना। सी ऑप्शन। ठीक है, कितना? एक समान तापमान बनाए रखना। सी ऑप्शन हो गया। चलो अगला, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ का रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो यह है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, लेकिन देखो 40 से 140 फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक होता है। इतने से 40 से 140 फ़ारेनहाइट, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसे खतरनाक डेंजर जोन, खतरनाक क्षेत्र या डेंजर जोन कहते हैं। यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री रखने के स्थान का तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रखना होता है। कम रखना उत्तम माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह तापक्रम 36 से लेकर 38 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखना है। 36 से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड से 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है, अगर सेल्सियस की बात करें तो। ठीक है। अच्छा, चूँकि यह परिसीमा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है, इसलिए इसके हिसाब से विकल्प ए होगा। ठीक है जी। जब सिले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों क्यों हो जाते हैं? ठंड के अतिरिक्त नमी बाहर है नहीं, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित करके वो कुरकुरे हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है। आधुनिक फास्ट फ्रीज फ्रिजों में आर्द्रता नाशक ड्यूह्यूमिडिफिकेशन प्रक्रिया होती है, जिससे फ्रिज के भीतर अतिरिक्त आर्द्रता अवशोषित होकर बर्फ बनकर पुनः पिघलकर द्रव के रूप में फ्रिज से बाहर आ जाती है। ठीक है। चलो, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा कर देता है। सही है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा, बिल्कुल राइट है। ए और ए दोनों ही सही हैं, और कथन कारण पुष्टि भी कर रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलो सही है। देखो समझ लो पहले इसको। ऊष्मा का संचरण गर्म निकाय से शीत निकाय की ओर होता है। पेय से गुप्त ऊष्मा प्राप्त कर बर्फ पिघलने लगती है, जबकि ऊष्मा का ह्रास होने के कारण पेय ठंडा हो जाता है। दोनों अपन आपस में। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं। घरेलू प्रशीतक रेफ्रिजरेंट के रूप में क्लोरोफ्लो CFC का प्रयोग करते हैं। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जाता है, नहीं अधिक दाब। ये आर गलत है। ए सही, आर गलत। सी ऑप्शन ये सही। आर क्यों क्यों ये तो सही है, जबकि आर गलत है। क्यों? अमोनिया को द्रवित होने के लिए उच्च दाब, हाई प्रेशर तथा परिवेश एम्बियंट टेम्परेचर, परिवेश ताप चाहिए, उच्च दाब चाहिए अमोनिया को। ठीक है, द्रवित होने के लिए, इसलिए उसका यूज करते हैं। ठीक। कथन कारण फिर, यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। राइट है एकदम। बर्फ़ एक दुर्बल चालक है, ये भी सही है। ए और आर, ये ए ऑप्शन, ए और आर सही, और कारण भी है। ठीक है। खाद्य पदार्थों में बर्फ़ की ट्रे निष्कासित जलवाष्प नमी के फलस्वरूप फ्रीजर के चारों ओर बर्फ़ एकत्रित हो जाती है। बर्फ़ फ्रिज की कार्य क्षमता और शीतलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है। बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। कथन कारण फिर आ गया, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा। सही है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल है ये। ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बचने नहीं देता भैया। बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन सही है। ये भी ए ऑप्शन। ब्लैक होल एक असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड है जो प्रकाश को परावर्तित करने में अक्षम होने के कारण अदृश्य है, दिखता ही नहीं है। अच्छा, कथन कारण का फिर है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। बिल्कुल राइट है। ये जो है अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। सही है, बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन सही है, दोनों ही बात सही है। ठीक है। चलो अगला देखो भैया, सौर पैनल द्वारा लगाए जाने, तो इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर रेडियो तरंगों तथा लेजर के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ध्यातव्य है, यहाँ देखो ध्यातव्य है कि भू समकालिक कक्षा में वर्ष पर्यंत 99% और सौर ऊर्जा अबाध रूप से आपूर्त होती है। पूर्व राष्ट्रपति कौन? APJ अब्दुल कलाम साहब ने यह सुझाव दिया कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। ये सुझाव दिया था किसने? कलाम साहब ने। शीशे की छड़ भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई में क्या होगा? चौड़ाई भी बढ़ती है। क्या होगा देखो,
शीशे की छड़ को भाप में रखे जाने पर इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। क्या होता है? चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। अब देखो, नीचे दिए गए धातु के गोलक हैं और धातु का वलय, ये गोला है और ये वलय है, ठीक है। देखो, ये गोलक हो गया, ये वलय हो गया। तो पत्ती के बने हुए धातु के वलय में धातु गोलक भर जाता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो क्या होगा? धातु इस वलय को गर्म करें तो क्या होगा? गोला पार निकल जाएगा इससे। क्यों? क्योंकि वलय फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलक निकल सकेगा, क्योंकि ताप के प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा, है ना, ये कारण है, ठीक है। किसी धातु को गर्म करने पर यह फैलता है, तापन से उसका प्रसार बढ़ जाता है। किसी धातु वलय को गर्म करने पर उसके बाह्य व्यास के साथ साथ उसका भीतरी व्यास भी वृद्धि होती है, अतः उसे गर्म करने पर गोलक निकल जाएगा। ए बी की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जड़ी हुई हैं, जैसे कि चित्र में देखो ए दिया है, ए भी दी है ना। तो अब बता रहा है कि गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है, ए जो है ना ये अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो क्या स्थिति होगी? तो जब ज़्यादा फैलती है तो ए ऊपर से ऐसे नहीं हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, बी अंदर में छोटी रहेगी, तो ये हो जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला सही है, ठीक है जी। चलो, है ना, बी विकल्प बता रहा है ना, वही है। कथन कारण, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। बिल्कुल राइट है। तांबे का घनत्व तो कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है। लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बी ऑप्शन इसलिए होगा। कौन सा? कारण भी सही है, कथन भी सही है, क्योंकि तांबा कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर चालक होता है, इसलिए तांबा अधिक गर्म होगा, सही है। साथ ही तांबा का घनत्व तो ज़्यादा होता है, किससे? कांच के घनत्व से। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है ना, इसलिए बी ऑप्शन होगा। ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि भैया लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ठीक है, इसलिए हो गया। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है, बी ऑप्शन बढ़ती है। जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। देखो, वायुमंडलीय आर्द्रता तापमान में प्रत्यक्ष संबंध होता है, आर्द्रता और तापमान में। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। वह जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी आर्द्रता धारण करने की क्षमता उतनी ही बढ़ जाएगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, वाष्पीकरण हो जाता है, इसलिए ओस उड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों ताप का नियंत्रित करते हैं, ये तो बात सही है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये गलत है, ये गलत है बी। क्यों गलत है? आर्द्रता नियंत्रण नहीं, एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रण नहीं करता, जबकि एयर कंडीशनर नियंत्रित करता है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रण नहीं करता, ये बात सही है। दोनों वायु को नियंत्रित करते हैं, ये तो बात सही है, बी ऑप्शन गलत है। क्यों? यहाँ एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है, वहीं एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, वो तो आर्द्रता और देता है भैया, ह्यूमिडिटी। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यह क्या नियंत्रित करता है? वातानुकूलक क्या आर्द्रता नियंत्रित करता है और तापक्रम, है ना, आर्द्रता और तापक्रम दोनों ही नियंत्रित करता है ना, दोनों कंट्रोल करता है। डेजर्ट कूलर यानी घर पे जो कूलर होते हैं ना, वो द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो वाष्पन शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन पर। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन पर, सी ऑप्शन हो गया, है ना। चलो अगला देख लें। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किस पे? संपीड़ित गैस को छोड़कर। अगर संपीड़ित गैस उसमें छोड़ दी जाए तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ठीक है। चलो अगला, निम्नलिखित वस्तुओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी, मतलब इनमें से, इन अवस्थाओं में कौन से अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो आर्द्रता कम हो और तापमान ज़्यादा हो, डी ऑप्शन सही है। देखो, इसमें तापमान सबसे ज़्यादा है, आर्द्रता सबसे कम है, तो ये जो है यहाँ पर जल्दी सूखेंगे, ठीक है। कम आर्द्रता और तापमान अधिक होने पर गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है, ए ऑप्शन सही है। जल में नमक जैसी अशुद्धियाँ मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरी ओर अपद्रव्यों के मिलाने से सामान्यतः गलनांक कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिला देने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर कितना? -22 पहुँचेगा, -22 हो जाएगा, ठीक है जी, -22। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है? पानी का क्वथनांक बिंदु से क्वथनांक बढ़ जाएगा और भैया क्या द्रव्यांक घट जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला चलो देखो, नीचे दिए गए असर्शन कथन कारण है। कथन क्या है? ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, राइट है, बिल्कुल नमक मिलाते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों पर तापक्रम कम होता है, तापक्रम कम तो होता है, एक सही है, लेकिन इसलिए नहीं मिलाते ये, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन होगा। क्यों? तापक्रम तो कम होगा, लेकिन दाब कम होने के कारण उसको जो है इसमें नमक मिलाते हैं, जैसे क्या है, उसका क्वथनांक बढ़ जाए, ठीक है, इसलिए। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है,
इसलिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। अतः उसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है। ठीक है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर क्या चढ़ाते हैं? रजत परत, यानी चांदी की, सिल्वर की प्लेटिंग करते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं ना। ठीक है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तो ए और बी दोनों संचलन या संवहन विकिरण किसी द्वारा, तीनों संचालन संवहन विकिरण कोई भी द्वारा नहीं होती है। सी ऑप्शन सही है ना, किसी के द्वारा ऊष्मा की हानि नहीं होती, इसलिए वो ठंडा का ठंडा, गर्म का गर्म रहता है। ठीक है जी, चलो ओके। थर्मस फ्लास्क में 2 परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन संवहन विकिरण क्रिया से ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर लेते हैं। सही है ना, यही है। प्रकृति ने विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषताएं दी हैं। काला रंग ऊष्मा से पड़ने पर ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है, जबकि सफ़ेद रंग परावर्तित करता है। ये कारण है कि ऊष्मा परावर्तित हो जाती है। ठीक है, आज यहीं रोकेंगे। लेक्चर नंबर ये हमारा कंप्लीट होगा। पहला दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा इसमें ना, ऊष्मागतिकी में। तो 53 से, क्वेश्चन नंबर 53 से कल शुरू करेंगे। अगर नए हैं चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर वेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। और आपको मैं भूल गया, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले स्वतंत्रता दिवस यानी कि और पहले ही 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस तक ही आप लोग सभी जो सक्सेस हो जाएं, ऐसी मेरी कामना है, आशा है। ओके, थैंक यू सो मच।